गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने देखा था सेल के बारे में। कल तक हम सेल का क्लास जो है कि अब समाप्त हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीसू। किसके बारे में बताएंगे? टीसू के बारे में, यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो इसको डिटेल से समझेंगे। और कल का जो हम सेल के जो लास्ट का क्लास जो हम लिए थे, सिंड्रोम के बारे में बताए थे, पटाऊ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इन सब के बारे में आज जो है कि हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो है कि हम टीसू के बारे में बताएंगे और टीसू के टाइप्स बताएंगे। उसके बाद जो है कि इसके बाद क्लास जो होगा वो कंकाल तंत्र होगा। किसका होगा? यानी कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताएंगे आज थोड़ा बहुत। बाकी कल का क्लास स्केलेटन सिस्टम होगा। देखिए, आप जो है ना कि बिना स्किप किए देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। एक बात आप याद रखेंगे कि जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं है। अगर जिंदगी में रिस्क लेना है तो अभी जो है कि आप कभी डरे नहीं, क्योंकि या तो आप जीत जाएंगे और या तो हार जाएंगे। अगर हारेंगे तो आपको क्या मिलेगी? सीख मिलेगी। जीतेंगे तो सही है, और हार गए तो क्या मिलेगी? आपको सीख मिलेगी। हार गए तो सीख मिलेगी। हाँ, एक बात आप याद रखेंगे कि जिंदगी में अमीर इतना बनो ना, अमीर इतना बनो कि दुनिया का हर जो है ना कि जितना भी चीज, महंगा से महंगा चीज आपको जो है कि खरीदने के लिए उसका प्रिंट देखने की नौबत ना आए कि इसका रेट कितना है। और दुनिया में जितना भी महंगा से महंगा सामान हो, आप उसको खरीद सको। और हाँ, इतनी कीमती बनो ना, दुनिया में इतनी कीमती बनो कि अमीर से अमीर भी जो है ना कि आपको खरीद ना सके। लोग क्या सोचते हैं ना कि मेरी भविष्य अच्छी नहीं चल रही, हमको जो है कि भविष्य बदलनी होगी। देखिए, भविष्य कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन आप निश्चित तौर पर आप अपना जो है कि आदतें बदल सकते हैं। अगर आप आदत को बदल लेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो आदतें होगी ना, ये आपके भविष्य को बदल देगी। ये क्या करेगी? और हाँ, निश्चित तौर पर आप जीतोगे। उम्मीद रखना 100% जीतोगे। तो चलते हैं, आज हम बढ़ते हैं किसकी ओर? टीसू के बारे में, यानी उत्तक के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपका कल का जो क्लास था उसको मैं रिवीजन कर देता हूं। किसके बारे में था? सिंड्रोम। किसके बारे में हम कल बताए थे? सिंड्रोम के बारे में बताए थे। तो आप ध्यान से चलेंगे, फटाफट से मैं एक ही बार में रिवीजन कर देता हूं कि पहला जो हम सिंड्रोम बताए थे वो था टर्नर सिंड्रोम। पहला क्या था? टर्नर सिंड्रोम था, टर्नर सिंड्रोम। दूसरा जो हम बताए थे, दूसरा आपका था क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। क्या था? क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। अब देखेंगे कि तीसरा जो हम सिंड्रोम बताए थे, तीसरा आपका था डाउन सिंड्रोम। तीसरा क्या था? डाउन सिंड्रोम। अब देखिए, 4 नंबर जो हम सिंड्रोम बताए थे वो आपका 4 नंबर था पटाऊ सिंड्रोम। देखिए, हालांकि जो हम बताए थे कि पटाऊ सिंड्रोम, हालांकि जो सिंड्रोम है ऐसा नहीं कि मेनली 4 ही टाइप का है। सिंड्रोम तो कई है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम है। लेकिन आपको जो है ना कि ये मेनली 4 टाइप सिंड्रोम से ही पूछा जाता है एग्जाम में सवाल, इसीलिए हम 4 को ही देखेंगे। काहे के लिए फालतू का देखेंगे? तो चलिए, टाइम बिना वेस्ट किए आप हम समझते हैं। टर्नर सिंड्रोम में हम क्या बताए थे? टर्नर सिंड्रोम में बताए थे कि इसमें जो है कि क्रोमोसोम की संख्या 1 घट जाती है। सबसे पहले समझिए कि क्रोमोसोम सिंड्रोम किसको कहा जाता है। तो देखिए कि क्रोमोसोम की संख्या में घट जाना या क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ जाना क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो देखिए, इसमें जो है कि 1 घट गया है और ये केवल और केवल फीमेल में होता है। किसमें होता है? ये केवल और केवल किसमें होता है? फीमेल में होता है। तो फीमेल में कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। इसमें जो है कि बांझपन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? महिलाओं में बांझपन देखा जाता है, यानी कि इसकी जनन क्षमता कम हो जाती है, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। आगे देखेंगे क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। देखिए, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम जो है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ जाती है, यानी कि 47 हो जाती है, और यह केवल और केवल मेल में होता है। किसमें होता है? मेल में होता है। किसमें होता है? मेल में होता है। और इसमें क्या होता है कि मेल में नपुंसकता हो जाता है, यानी इसका भी जनन क्षमता घट जाता है, नपुंसकता। अब देखिए, तीसरा हमने बताया था कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। एक ही है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या घटती है, बाकी जितना भी देखेंगे सब में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है। तो आपको याद करने में आसानी होगा। तो इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या बढ़ करके 47 हो जाती है, और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल फीमेल दोनों में होता है। और इसमें क्या होता है ना कि शरीर बेडोल हो जाता है, बेढब्बा हो जाता है, देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखेंगे कि टेढ़ टाढ़ हो जाएगा आदमी, चलेगा तो टेढ़ टाढ़ चलेगा। कभी देखेंगे बैल देखते हैं ना, बैल के पीठ पर कैसे निकला हुआ रहता है, वैसे ही किसी आदमी का निकल जाता है। तो वो कैसा हो जाता है? उसको जो है मंद बुद्धि का कहते हैं। देखेंगे उसका जो होठ देखेंगे ना, ऊपर का और नीचे का एकदम बहुत मोटा हो जाएगा, देखने में शकल भी उसका अच्छा नहीं लगेगा। और उसको हम क्या कहते हैं? मंगोलाइड भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मंगोलाइड।
लाइट, बाकी हम बता दिए हैं डिटेल से कल के क्लास में, अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ। चौथा नंबर हम बताए थे पटाउ सिंड्रोम। चौथा क्या है? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है और इसमें क्या होता है, ये भी मेल और फीमेल दोनों में होता है। किसमें होता है? मेल फीमेल दोनों में। इसमें क्या होता है कि किसी किसी मनुष्य को देखते होंगे तो उसका ऊपर का जो होठ होता है, ऊपर का जो होठ होता है ना, वो कटा रहता है। क्या रहता है? मैं कल डायग्राम भी दिखाया था, तो उसका जो होठ होता है ना वो कटा रहता है। कैसे रहता है? जैसे ये मान लीजिए कि ये इसका होठ है, तो ये ऊपर वाला भाग कटा रहता है। क्या रहता है? कटा रहता है, ऐसे रहता है। क्या रहता है? ऐसे। जब पानी पिएगा तो लीक करेगा। क्या करेगा? लीक करेगा। तो ये होता है क्या? ये है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है कि ये मेल फीमेल दोनों में होता है, क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाती है और इसमें क्या होता है कि इसका ठोर ऊपर वाला कट जाता है। ऊपर वाला ठोर क्या होता है? कटा रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सिंड्रोम के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं किसके बारे में। हाँ, ये भी कल के क्लास में हमने बताया था कि ट्रांसजेंडर कैसे पता होता है। अच्छा आप बताइए कि ये जो सिंड्रोम हुआ ये किस में? ऑटोसोम या ऑलोसोम में? ऑटोसोम में या ऑलोसोम में? तो देखिए ऑटोसोम शरीर निर्माण करता है। ऑटोसोम क्या करता है? शरीर निर्माण करता है। तो आप बताइए कि ये जो आप इफेक्टेड देख रहे हैं, ये शरीर में देख रहे हैं कि नहीं? शरीर में दिख रहा है ना आपको? ठोर कटा हुआ मिल रहा है, मंगोलाइड यानी होठ मोटा मिल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि टेढ़ टाढ़ चल रहा है। यहाँ आपने देखा नपुंसकता यानी जनन क्षमता में कमी, यहाँ आपने देखा बांझपन, जनन क्षमता में कमी। तो ये क्या है? ये शरीर पर इफेक्टेड पड़ रहा है। किस पर? शरीर पर। यानी कि ये जो सारे सिंड्रोम है ये किस पर होता है? ऑटोसोम पर। किस पर होता है? ऑटोसोम। लेकिन यही चेंजिंग अगर ऑलोसोम में होता है, यही चेंजिंग अगर किस में हो जाए? ऑलोसोम में, तो ऑलोसोम में चेंजिंग से वो ट्रांसजेंडर हो जाता है। क्या होता है? ट्रांसजेंडर। यानी कि वो जो होगा वो क्या हो जाएगा? हिजड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिजड़ा जन्म लेता है। इसके बारे में और डिटेल से हम बताएंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बताएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं किसके बारे में बताएंगे? टिश्यू के बारे में। तो मुझे उम्मीद है इसको समझ गए होंगे। चलिए मिटाते हैं, बढ़ते हैं अब हम टिश्यू की ओर। किसकी ओर? टिश्यू। चलिए देखिए ध्यान से आप देखेंगे, अब हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं? टिश्यू के बारे में, यानी इसको उत्तक कहते हैं। अब बताइए कि देखिए कि उत्तक किसको कहा जाता है, यानी कि टिश्यू किसको कहा जाता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग डाल लेंगे आप लोग भी। टिश्यू, टिश्यू हिंदी में उत्तक। क्या है? उत्तक है। देखिए इसको क्या कहेंगे? अंग्रेजी में टिश्यू, हिंदी में उत्तक। समझिएगा कि उत्तक कहा किसको जाता है, उत्तक किसको कहा जाता है। तो देखिए कि समान कोशिकाओं के समूह को, किताब में लिख देगा कि समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहा जाता है। अब बताइए समान कोशिका, तो देखिए कि एक जैसा कोशिकाओं को, जैसे ये सब क्या है? एक जैसी कोशिकाएं हैं। ये सब क्या है? एक जैसी कोशिकाएं हैं। तो बताइए कि इन सभी कोशिकाओं को ऐसे रखे हैं और एक जगह बताइए कि ये भी एक समान कोशिका है। ये भी क्या है? समान कोशिका है। ये भी समान कोशिका है। तो ये ए नाम का ये समान कोशिका है और ये बी नाम का समान कोशिका है। तो अब बताइए क्या ये टिश्यू है? क्या ये ए वाला टिश्यू है? क्या ये बी वाला टिश्यू है? आप बताइए कौन सा टिश्यू है? तो बताइए ये जो बी वाला है ये टिश्यू है, ना कि ये टिश्यू है। ये तो सेल कहलाएगा क्योंकि ये जो है ना अलग अलग है। क्यों? लेकिन सवाल इसमें क्या कहा गया? डेफिनेशन कहता है कि समान कोशिकाओं के समूह को, ना कि अलग अलग। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। क्या ये टिश्यू कहलाएगा? नहीं। ये क्या बोल रहा है कि समूह। समूह का मतलब क्या होता है? झुंड होता है। यानी कि एक झुंड में सबको एक साथ लाइए तो समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी कि एक जैसे टिश्यू को, अगर एक जैसे टिश्यू को आपस में एक जगह मिला करके लाएंगे ना तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? उसको उत्तक कहा जाएगा, यानी कि टिश्यू कहा जाएगा। अब हम देखिए इसके बाद हम समझते हैं किसके बारे में कि टिश्यू कितने टाइप्स का होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो बताइए कि एक जैसा कोशिका होगा उसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख लेंगे, ये क्या है? ए नंबर का। ये क्या है? टिश्यू है। जबकि ये जो है ये बी, ये टिश्यू
नहीं है। ये क्या है? टिश्यू है, ये उत्तक कहलाएगा। तो समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि उत्तक कितने टाइप्स का होता है। उत्तक कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले आप यह समझिए कि उत्तक जो है ना, उत्तक का सबसे पहले जो विकास हुआ था, यह सिलिट्रेटा संघ के जीव में देखा गया था। किसमें देखा गया था? सिलिट्रेटा संघ के जीव। इसको हाइड्रा जेलीफिश भी कहा जाता है। हाइड्रा जेलीफिश आप देखेंगे, देखिए मैं इसका डायग्राम, मैं इसका फिगर दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए, यही है सिलिट्रेटा संघ के जीव, यानी कि हाइड्रा जेलीफिश। सबसे पहले किसमें देखा गया था? इसी में देखा गया था। तो आप समझिए कि आपने जब पढ़ा था सेल, आप जब सेल पढ़े तो सेल में क्या देखा गया था कि सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो टिश्यू का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। अब बताइए आप इसको कैसे याद रखेंगे? हिस्टोलॉजी। तो बताइए कि उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। तो देखिए, अंग्रेजी वाला से याद रखेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। देखिए, आपने देखा था कि सेल, तो सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, तो इसको आपको याद करने में आसानी हो गई थी। क्यों? क्योंकि देखिए कि सी से सेल और सी से साइटो, सी से सेल, सी से साइटो, सी से सेल, सी से साइटो। तो उसी टाइप से आप याद रखेंगे कि टी से टिश्यू और हिस्टोलॉजी जब बोल रहे हैं तो इसमें टी आ रहा है कि नहीं, तो आप जो है कि मैच करके याद कर सकते हैं कि आप टिश्यू का क्या हो जाएगा? अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, यानी कि सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी। अब देखिए, अब समझिए कि टिश्यू जो है ना, कि उत्तक का जनक किसको कहा जाता है? उत्तक का जनक, तो देखिए कि टिश्यू का जनक जो है ना, मालगिली को कहते हैं। किसको कहते हैं? मालगिली। मैं यहां पर लिख देता हूं, मालगिली। उत्तक का जनक किसको कहा जाता है? मालगिली को। किसको कहा जाता है? मालगिली। किसको? मालगिली। उत्तक का जनक मालगिली और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले जो है ना, ये देखा गया था किसमें? सिलिट्रेटा संघ के जीव। सिलिट्रेटा संघ के जीव यानी कि हाइड्रा जेलीफिश में देखा गया था। किसमें देखा गया था? सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में देखा गया था। चलिए अब हम समझते हैं उत्तक के प्रकार के। देखिए, उत्तक का 4 प्रकार है। उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। एक होता है संयोजी उत्तक, जिसको हम कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक, जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। तीसरा होता है पेशीय उत्तक, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और चौथा आपका जो होता है उपकला उत्तक, इसको हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम इसके टाइप्स को समझते हैं। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ जानना नहीं है। आज ही के क्लास में टिश्यू समाप्त हो जाएगा आपका। चलिए, उत्तक है ना, हाँ, कितने टाइप्स का? 4 टाइप्स का। उसके बाद हम एक एक करके बताएंगे। पहले टाइप समझ लीजिए। चलिए, पहला क्या है हमारा? पहला जो हमारा टिश्यू है, जिसका नाम है संयोजी उत्तक। नाम से ही मैं स्पष्ट करा दूंगा, संयोजी उत्तक। दूसरा है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। देखिए, तीसरा जो है ना, तीसरा है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक। अब देखिए, चौथा जो आपका आ जाता है वो आपका कौन सा है? चौथा है उपकला। उपकला उत्तक। तो देखिए, ये जो आपने देखा कि पहला संयोजी उत्तक, दूसरा तंत्रिका उत्तक, तीसरा पेशीय उत्तक, चौथा उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक है? उपकला उत्तक। तो देखिए कि संयोजी उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है कनेक्टिंग टिश्यू। मैं शॉर्ट में सीटी लिख देता हूं, कनेक्टिंग टिश्यू। आप समझ जाएंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। दूसरा जो है तंत्रिका उत्तक, इसको तंत्रिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नर्वस। क्या कहते हैं? नर्वस। तो इसको लिखते हैं नर्वस टिश्यू। मैं शॉर्ट में एनटी लिख देता हूं। यह होता है पेशीय उत्तक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू भी कह सकते हैं। तो इसको हम एमटी लिख देता हूं। उसके बाद यहां देखेंगे उपकला उत्तक। कौन सा है? उपकला उत्तक। तो इसको कहते हैं एपिथेलियम उत्तक। मैं शॉर्ट में ईटी लिख देता हूं। क्या है? एपिथेलियम उत्तक। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि संयोजी उत्तक को अंग्रेजी में
कनेक्टिंग टिश्यू, इसको जो क्या कहते हैं नर्वस टिश्यू, इसको कहते हैं मस्क्यूलर टिश्यू और इसको एपिथेलियम टिश्यू। क्या कहेंगे? एपिथेलियम टिश्यू। अब देखिए, अब हम एक एक करके समझेंगे कि संयोजी का मतलब क्या होता है। आप बताइए, आप मैथ्स बनाते होंगे तो मैथ्स में आता होगा संयोग करने के लिए। क्या करने के लिए? संयोग करने के लिए। मतलब क्या होता है? संयोग का मतलब जोड़, संयोग का मतलब जोड़ होता है। तो देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, संयोजी उत्तक, यानी कि क्या किया जाएगा? संयोग किया जाएगा। तो संयोग किसको करेगा? दो उत्तकों को जोड़ेगा। तो आप बताइए कि अगर शरीर में मान लीजिए, शरीर में ये क्या है? ये हड्डी है, ये क्या है? बोन है, ये भी एक बोन है। तो हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, वो भी उत्तक कहलाएगा। जो है कि मान लीजिए कि शरीर का ये क्या है? मसल्स है, तो मसल्स मसल्स को जोड़ेगा, वो भी क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। मान लीजिए कि यह एक ब्लड है और ये इधर का ब्लड है, इन दोनों ब्लड को आपस में जोड़ेगा, ये भी टिश्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। मान लीजिए यह लसिका है, ये भी लसिका है, इन दोनों को जोड़ेगा, क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। तो ये जो टिश्यू है ना, यानी कि हड्डी में भी होगा और क्या है? ब्लड में भी होगा और क्या है? लसिका में भी होगा और क्या है? मसल्स में भी होगा। तो टिश्यू इन जगहों पर हो सकता है, इत्यादि और बहुत सारे जगहों पर टिश्यू होगा। तो देखिए, टिश्यू आपने देखा कि टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहेंगे और टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू चार प्रकार का, फटाफट से बोलिए। संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, उपकला उत्तक, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू, नर्वस टिश्यू और जो है कि मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। क्या है? एपिथेलियम टिश्यू। अब हम समझते हैं एक एक करके संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में क्या करता है कि ये दो अंगों को जोड़ता है, ये शरीर के दो अंगों को जोड़ता है, शरीर के दो अंगों को जोड़ता है। देखिए ऐसा नहीं कि हड्डी को गोश्त से जोड़ेगा और गोश्त को हड्डी से जोड़ेगा। देखिए गोश्त में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा, यानी कि हम मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मसल्स। मसल्स क्या है? वो गोश्त ही है। तो देखिए कि हड्डी को अगर मसल्स से जोड़ रहा है तो वो संयोजी टिश्यू नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि टिश्यू में हमने देखा कि ये समान कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। तो बताइए कि हड्डी को गोश्त से जोड़ेंगे तो क्या ये संयोजी उत्तक कहलाएगा? क्या ये उत्तक कहलाएगा? नहीं। अगर हड्डी हड्डी को जोड़ता है तो उत्तक कहलाएगा, मसल्स मसल्स को जोड़ता है तो उत्तक कहलाएगा, ब्लड ब्लड को जोड़ता है तो उत्तक कहलाएगा, यानी कि नस नस को जोड़ता है तो उत्तक कहलाएगा, लसिका लसिका को जोड़ता है तो उत्तक कहलाएगा। ना कि अगर हम हड्डी को मसल्स से जोड़ेंगे तो उत्तक कहलाएगा, वो उत्तक नहीं कहलाएगा। तो देखिए कि आप समझ गए होंगे कि संयोजी उत्तक में क्या होता है कि शरीर के ये दो अंगों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये शरीर के दो अंगों को जोड़ता है। ये क्या कहलाएगा? संयोजी उत्तक, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू। देखिए इसका नाम ही अंग्रेजी में कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम मोबाइल में ब्लूटूथ को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो वो भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है। वो क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस है जो कि मोबाइल से कनेक्ट होता है। तो उसी टाइप से ये देखिए कि ये कनेक्टिंग टिश्यू है जो कि ये समान कोशिकाओं से, यानी कि एक ही जैसे वाले कोशिका से मैच करता है। तो आगे इसमें समझ गए होंगे कि संयोजी उत्तक किसको कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि संयोजी उत्तक किसको कहा जाता है। अब देखिए हड्डी जो होता है ना, हड्डी जो होता है वो कैसा होता है? हड्डी। तो देखिए हड्डी जो होता है वो किस उत्तक का बना होता है? सवाल पूछेगा कि हड्डी जो होता है ना, हड्डी जिसको हम अंग्रेजी में बोन कहते हैं, तो बोन जो होता है ना वो किस उत्तक का बना होता है? तो वो जो होता है तरल संवाहक उत्तक, तरल संवाहक उत्तक की बनी होती है। तरल संवाहक उत्तक। तो हड्डी जो हमारा होता है वो तरल संवाहक उत्तक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तरल संवाहक उत्तक की बनी होती है। कौन? हड्डी। तो हमारा शरीर का जो हड्डी होता है वो तरल संवाहक उत्तक को जोड़ता है। तो देखिए मैं इसमें लिख देता हूं, इसमें मैं एग्जांपल में लिख देता हूं कि ये क्या करता है कि हड्डी हड्डी को जोड़ता है, यानी कि बोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बोन हो जाएगा। ब्लड हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? लसिका हो जाएगा, लसिका हो जाएगा। इसमें आप नस भी लिख सकते हैं, ईटीसी मैं कर देता हूं। क्या है? इत्यादि। अब देखिए अब हम समझते हैं तंत्रिका उत्तक, यानी कि नर्वस टिश्यू। क्या है? नर्वस टिश्यू। तो देखिए ये जो आपने संयोजी उत्तक देखा ना, इसके भी टाइप्स होते हैं। संयोजी उत्तक भी 4 टाइप्स का होता है। लेकिन आप बताइए अगर हम इसी के बारे में बताएं कि संयोजी उत्तक 4 टाइप्स का होता है, उस टाइप को बताएंगे, फिर इसमें बताएंगे तंत्रिका उत्तक ये भी 3 प्रकार का होता है, पेशीय उत्तक ये भी 4 प्रकार का होता है, उपकला उत्तक ये भी प्रकार का होता है। लेकिन देखिए कि
इन सब के बारे में बता सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसीलिए हम इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। आप जो है कि ऊपर ऊपर समझिए कि संयोजी ऊतक किसको कहा जाता है, तंत्रिका ऊतक यानी पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, इन्हीं सभी से सवाल आता है, इसके अंदर से सवाल नहीं आता है, इसीलिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो संयोजी ऊतक में क्या होता है, यह बोन बोन को जोड़ता है, ब्लड ब्लड को जोड़ता है, लसिका लसिका को जोड़ता है, और इत्यादि आगे हम समझेंगे कि नस नस को जोड़ता है, इसी टाइप से। अब देखिए कि तंत्रिका ऊतक, दूसरा क्या है, तंत्रिका ऊतक, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नर्वस टिश्यू। देखिए तंत्रिका ऊतक हमने बताया था, जब हम ये सेल बता रहे थे तो आपको बताए थे कि तंत्रिका में किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कि इसमें ब्रेन कैंसर आपने कभी सुना है, आप जिंदगी में कभी ब्रेन कैंसर का नाम सुने हैं, आप सुने होंगे ब्रेन ट्यूमर। क्या होता है, ब्रेन में कभी कैंसर नहीं होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन क्या होता है, ट्यूमर होता है। हमने बताया था कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो 90% न्यूरॉन्स किसका बना होता है, 90% न्यूरॉन सेल का बना होता है, और जबकि 10% गिलियल सेल का बना होता है। कितना परसेंट, 10%। तो देखिए कि ब्रेन में 90% जो है ये किसका, न्यूरॉन सेल का बना होता है, और जबकि न्यूरॉन में क्या नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता, यानी सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। अब बताइए कि जहां सेंट्रोसोम नहीं होगा वहां सेल डिवीजन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए होगा। आप बताइए कि पादप जो है यानी कि प्लांट, क्या प्लांट में सेंट्रोसोम होता है, नहीं होता है, लेकिन उसमें सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो वो सेल प्लेट करता है, लेकिन ब्रेन में कुछ नहीं होता है, यानी कि नर्वस टिश्यू के अंदर जो है ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें 90% न्यूरॉन सेल जबकि 10% गिलियल सेल होता है, और 90% न्यूरॉन सेल में इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इस 90% के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन ये जो 10% गिलियल सेल होता है ना, इसमें क्या होता है, 10% गिलियल सेल, और इसी गिलियल सेल के अंदर जो है कि ये सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके वजह से इसमें सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के होने की वजह से हम कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है। क्या हो गया है, ब्रेन ट्यूमर, यानी कि इसी में सेल डिवीजन होने की वजह से क्या हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो देखिए आपने जो देखा कि तंत्रिका ऊतक, ये क्या है, तंत्रिका ऊतक, तो हम समझते हैं कि तंत्रिका ऊतक किसको कहा जाता है, तो तंत्रिका ऊतक आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक जिसको हम कहते हैं मस्क्यूलर टिश्यू, क्या होता है, यह हमारे शरीर की सुरक्षा देता है। यह क्या करता है, शरीर को बाहरी से सुरक्षा देता है, बाहर से क्या करता है, सुरक्षा देता है। कौन देता है, पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक यानी कि इससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। आप बताइए कि हमारे शरीर में मांसपेशियां कितना है, 639 आप ऐसे याद रखेंगे, यानी कि 639, ऐसे याद करने में आपको आसानी होगा। 639 क्या है, पेशीय ऊतक, इसको क्या कहते हैं, पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक जो है ये मस्क्यूलर टिश्यू, क्या है, मस्क्यूलर टिश्यू। देखिए हमारे शरीर में जो मांसपेशियां है ना, वो 639 कितना है, 639 यानी कि 639, कितना है, 639। ऐसे याद करने में आपको आसानी होगा, मैं आगे बताऊंगा क्यों। तो देखिए यहाँ हमारे शरीर के अंदर जो है कि मांसपेशियां कितना है, 639। तो देखिए आपने जो देखा कि संयोजी ऊतक क्या करता है कि यह शरीर के दो अंगों को जोड़ता है। तंत्रिका ऊतक क्या करता है कि यह ब्रेन में होता है, तंत्रिका ऊतक ये किस में होता है, ब्रेन में होता है, और ये क्या करता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। आप बताइए कि ब्रेन का काम क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में एक चूटा काट लिया, तो काट लिया तो आपको जो है कि इंफॉर्मेशन जाएगा फटाफट से, किसके माध्यम से, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से आपको जो है कि ब्रेन में नोटिफिकेशन जाएगा कि आपके हाथ में कोई काट रहा है, तो ब्रेन जो है कि वहां से क्या कहेगा, सूचना देगा। ब्रेन क्या करता है, सूचना देता है। तब आप देखते हैं कि अरे हाथ में मेरा क्या कर रहा है, चूटा काट रहा है। तो ये आपने देखा तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक ये ब्रेन में होता है, और ये क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। कभी कभी आप जो होता है कि किसी ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, और उसी टाइम आपको मान लीजिए कि बिच्छू काट लिया, क्या काट लिया, आपके पैरों में बिच्छू काट लिया, तो आपको जो है कि पता नहीं चलता है अचानक से। लेकिन ब्रेन क्या करता है कि उस टाइम में ब्रेन, मान लीजिए कि उस टाइम में ब्रेन जो है कि आपको सूचना देना बंद कर देता है। तो उस टाइम में आपको सूचना कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड। कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड देता है आपको सूचना फटाफट से कि आप देखिए कि आपके पैरों में, तो आप जो है कि झट से देखते हैं कि अरे वाह ये क्या हुआ। तो ये तंत्रिका ऊतक ये ब्रेन में होता है, और ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब देखिए पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक क्या है, पेशीय ऊतक को अंग्रेजी में मस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्क्यूलर टिश्यू। तो पेशीय ऊतक ये क्या करता है कि ये शरीर के बाहर होता है। कहां होता है, शरीर के बाहर होता है, मसल्स पर होता है, और ये क्या करता है, शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है, शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। आप बताइए कि जब आप बाजार जाते हैं, तो बाजार से आलू, प्याज और मान लीजिए कि टमाटर ले लिए, तीन चीज आपने लिया, तो बाजार वाला क्या करता है कि एक प्लास्टिक में दे देता है, और आप उस प्लास्टिक में लेकर के आते हैं। तो प्लास्टिक किस लिए देता है
क्योंकि प्लास्टिक जो है ना उसको आप जो लेकर आ रहे हैं जो सामान, उस सामान को ये क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, ये बाहर से उसको क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो यही पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू जो है ना, ये क्या करता है, ये बाहरी से क्या करता है, रक्षा करता है। ये शरीर के बाहर होता है और बाहर से क्या करता है, रक्षा करता है। जिस टाइप से आपने देखा था प्लांट सेल में, तो प्लांट में क्या था कि प्लांट सेल में जो आपने देखा था सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति थी, तो कोशिका भित्ति क्या करता है, ये पेड़ की क्या करता है कि बाहरी सुरक्षा देता है, बाहर से क्या करता है, उसको सुरक्षा देता है। आप देखिएगा, आप उपकला ऊतक, अब क्या है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक जो है ये शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत। अब देखिए यहां बोला जा रहा है कि शरीर की आंतरिक अंगों की बाहरी परत। अब बताइए कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, तो शरीर की आंतरिक अंग की बाहरी परत। तो देखिए ये मान लीजिए कि यह एक क्या है, आलू है, ये क्या है, आलू है। तो बताइए कि इसका शरीर के आंतरिक अंग क्या है, आंतरिक अंग। तो आंतरिक अंग आप देख रहे हैं, इसके आंतरिक अंगों की बाहरी परत यानी इसका जो छिलका है उसके बारे में बात किया जा रहा है, उसी के बारे में ना। शरीर के आंतरिक अंगों यानी कि आंतरिक अंग चले गए के बाहरी परत, तो आंतरिक अंग के बाहरी परत। आप जैसे समझिए सेल से, जैसे मान लीजिए कि यह एक सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सब चीज है। ये क्या है, सब चीज है। तो इसमें कहेगा कि शरीर के आंतरिक अंगों, तब आप बताइए, जैसे बोला जाएगा कि कोशिका के आंतरिक अंगों की बाहरी परत, तो आप बताइए कि कोशिका के आंतरिक अंगों की बाहरी परत कौन सा हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा, या इसी को सेल मेम्ब्रेन कहिए। क्या कहिए, सेल मेम्ब्रेन कहिए। तो आप देखिए ये जो आपने देखा उपकला ऊतक, ये क्या करता है कि ये शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत की क्या करता है, ये रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, समझ गए होंगे। अब देखिए एक ऊतक और है जिसको आपको याद रखना है, एडिपोज ऊतक। क्या है, एडिपोज टिश्यू, मैं लिख देता हूं यहां पर एडिपोज टिश्यू, इसको आप याद रखेंगे। एडिपोज टिश्यू जो होता है ना, आप बताइए कि कोई भी चीज परत दर परत होता है, तो देखिए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो मस्क्यूलर टिश्यू, ये जो देख रहे हैं मस्क्यूलर टिश्यू यानी हमारे शरीर का ये जो मसल्स है ना, मसल्स अंदर वाला, तो मसल्स के जो अंदर जस्ट भाग होता है ना, उसी को कहते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। अब आप बताइए कि एडिपोज टिश्यू का काम क्या है। हमारे शरीर के अंदर एडिपोज टिश्यू है, तो इसका काम क्या है। आप देखते होंगे कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 80 साल का हो जाता है, क्या है, 80 साल का। तो मान लीजिए कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका शरीर क्या होता है, चेहरा देखते होंगे ना, तो गाल ये जो देख रहे हैं ये लटक जाता है। क्या होता है, सब साइड से गाल, हमारे शरीर का जो बाहर वाला जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये सब लटक जाते हैं। तो क्यों लटकते हैं इसके बारे में समझिए। तो देखिए यहाँ जो एडिपोज टिश्यू है ना, एडिपोज टिश्यू ये क्या करता है ना कि वसा को जमा करके रखता है। वसा को किताब में देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा वसा संग्राहक, वसा संग्राहक। यानी कि ये एडिपोज टिश्यू जो है हमारे शरीर के मसल्स के अंदर जो क्या करता है कि ये वसा को संग्रह करके रखता है और जमा करके रखता है। और यही एडिपोज टिश्यू जब 80 वर्ष को हो जाते हैं, यानी कि जब बुढ़ापे की उम्र की ओर चले जाते हैं आप, तो उस समय क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू यानी कि ये वसा को जमा करने के लिए ये बंद कर देता है। क्या करता है, बंद कर देता है। आप बताइए कि दो ऊतकों के बीच, दो ऊतकों के बीच, ये मान लीजिए एक ये है और दूसरा ये है, इन दोनों के बीच में अगर ये एडिपोज ऊतक नहीं रहेगा, यानी कि एडिपोज टिश्यू नहीं रहेगा, तो क्या उसके अंदर वसा रहेगा, उसके अंदर वसा नहीं रहेगा। तो वसा नहीं रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो आपस में सट जाते हैं और वो क्या होता है, लटक जाते हैं। क्या होते हैं, लटक जाते हैं। वो क्या होते हैं, लटक जाते हैं। तो ये आपने जो देखा एडिपोज ऊतक, तो एडिपोज ऊतक का काम क्या है, वसा संग्राहक, यानी कि ये वसा यानी चर्बी को ये जमा करके रखता है ताकि हमारा शरीर जो है कि चुस्त देखने में अच्छा लगता है। देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब बूढ़े की उम्र हो जाता है, यानी उम्र ज्यादा हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर का यानी मस्कुलर टिश्यू के नीचे वाला जो भाग होता है एडिपोज टिश्यू, तो उस एडिपोज टिश्यू के अंदर से जो ये वसा होता है, वो वसा क्या होता है,
वो घटने लगता है, यानी कि वो वसा को जमा करना छोड़ देता है, जमा करना छोड़ देता है। आप बताइए, अगर आप पढ़ाई करना छोड़ देंगे तो क्या आप एग्जाम क्वालिफाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसी टाइप से ये है कि एडिपोज उत्तक ने क्या किया, ये वसा को जमा करना छोड़ दिया, तो क्या ये इसका जो गाल होता है क्या होता है, लटक जाता है। शरीर के और सारे जो चमड़े देखेंगे क्या होता है, लटक जाता है। उसी वजह से ये क्या होता है, लटक जाता है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे कि टिश्यू के बारे में, यानी कि उत्तक के बारे में और उत्तक के जितने भी मैंने टाइप्स बताया। अब हम बताने जा रहे हैं कुछ जो है कि थोड़ा सा बता देते हैं किसके बारे में, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में। क्योंकि कल के जो क्लास होगा वो केवल और कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे, कि हड्डियों के बारे में बताएंगे, कार्टिलेज के बारे में बताएंगे, बोन किसको कहा जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र। तो चलिए इसको मिटा दूं, नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप। चलिए मिटा देता हूं। अब हम किसके बारे में देखेंगे, कंकाल तंत्र। मैं थोड़ा बहुत आपको जो है कि आइडिया लगा देता हूं ताकि आपको जो है कि पढ़ने में आसानी होगा। कल का जो क्लास होगा कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। देखिए ध्यान से देखेंगे, मैं हेडिंग डाल देता हूं स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम क्या है, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। क्या है, कंकाल तंत्र। समझिएगा कि कंकाल तंत्र कहा किसको जाता है, स्केलेटन सिस्टम कहा किसको जाता है। तो ये क्या करता है कि हमें जो है कि खड़ा रहने के लिए, ऐसे जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर से, हमारे शरीर के अंदर से अगर ये जो 206 हड्डियां हैं, 206 जो हड्डी है उसको मैं चंद सेकंडों में आपको याद कराऊंगा। जो कल का क्लास होगा स्केलेटन सिस्टम, उसमें आपको चंद सेकंडों में याद करा दूंगा। पूरे बॉडी के 206 हड्डी है ना, उसको आप जो है कि चंद सेकंडों में बोलेंगे। तो ये जो स्केलेटन सिस्टम ये क्या करता है कि हमें खड़ा रहने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर से 206 हड्डियां, जिसको हम पिलर भी कह सकते हैं, तो 206 हड्डियां को अगर हम निकाल देंगे तो क्या हमारा शरीर जो है कि चल पाएगा जिस तरीके से अभी है? नहीं होगा। यानी कि वो बलून के जैसा हो जाएगा। हमने बताया था कि जिस टाइप से आप बलून में पानी भर दीजिए और उसको रख दीजिए फर्श पर, तो वो क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में ढूल जाता है, यानी कि जिधर उसको ढाल मिलता है, ढाल के करीब वो ढूल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर के अंदर से वो क्या करता है कि अगर हड्डी को निकाल दिया जाता है तो वो क्या करेगा, वो बलून के जैसा हो जाएगा, पानी में भरा हुआ बलून के जैसा। कैसा हो जाएगा, यानी कि वो चल फिर नहीं पाएगा। तो ये हमारा हड्डी क्या करता है शरीर के अंदर, यानी कंकाल तंत्र का काम क्या है, ये हमें खड़ा रखता है, चलने फिरने में मदद करता है, चलने फिरने में मदद करता है। तो देखिए ये जो कंकाल तंत्र होता है ना, इसको दो टाइप से पढ़िए। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, आप देखते होंगे, आप देखे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये बाह्य कंकाल तंत्र है। एक बाह्य कंकाल तंत्र होता है और दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र। आप बताइए कि मानव में कौन सा कंकाल तंत्र है, ये आंतरिक कंकाल तंत्र है। क्योंकि हमारा जो हड्डी है क्या वो दिखता है, वो नहीं दिखता है, वो मस्क्यूलर टिश्यू से क्या रहता है, ढका रहता है। तो हमारे अंदर जो है वो कौन सा टिश्यू है, ये कौन सा स्केलेटन सिस्टम है, आप बताइए। तो वो आपका जो है आंतरिक कंकाल तंत्र यानी कि एंडोस्केलेटन सिस्टम। कौन सा है, एंडोस्केलेटन सिस्टम। बताइए कुत्ता में एंडोस्केलेटन सिस्टम, बताइए मक्खी में कौन सा होगा, तो मक्खी में जो है कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम, केकड़ा में एक्सोस्केलेटन सिस्टम, टिड्डी में एक्सोस्केलेटन सिस्टम, चीटा में एक्सोस्केलेटन सिस्टम, टिड्डी, चीटा, चिवटा इत्यादि इन सब में देखेंगे तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम है। लेकिन आप बताइए कि केकड़ा में एक्सोस्केलेटन सिस्टम, कुत्ता में एंडोस्केलेटन सिस्टम, बकरी में एंडोस्केलेटन सिस्टम, मुर्गी में एंडोस्केलेटन सिस्टम, इन सब में क्या है, एंडोस्केलेटन सिस्टम यानी कि आंतरिक कंकाल तंत्र है। जबकि मानव में आंतरिक कंकाल तंत्र। एक देखिए, एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि आंतरिक कंकाल तंत्र और बाहरी कंकाल तंत्र दोनों, वो है कछुआ। कछुआ के अगर आप पीठ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा बाह्य कंकाल तंत्र, जबकि उसका मूड़ी यानी कि गर्दन देखेंगे और उसका पैर हाथ देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, बाह्य कंकाल, ये आंतरिक कंकाल तंत्र। क्या मिलेगा, आंतरिक कंकाल तंत्र। यानी कि कछुआ ऐसा जीव है जिसमें दोनों कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र दोनों। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक कंकाल तंत्र कितने टाइप का। अब देखिए कंकाल तंत्र बनता कैसे है, तो देखिए ये दो चीजों से बनता है। एक तो कार्टिलेज से बनता है, एक किससे बनता है, कार्टिलेज से, मैं कल के क्लास में बताऊंगा। और दूसरा होता है ये बोन से बनता है। दूसरा किससे, बोन से। देखिए ये भी हड्डी है, लेकिन ये कार्टिलेज जो है ना ये मुलायम होता है। ये क्या होता है, मुलायम होता है। और ये जो बोन होता है ना ये हार्ड होता है, क्योंकि कार्टिलेज जो है ना इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, CaPO3PO4 इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन आप ध्यान रहे कि बोन में जो है ना इसमें CA3
PO4 हॉल 2, यानी कि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। और आप बताइए कि जिस चीज में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा वो उसको कठोर कर देता है। क्या करता है? कठोर। इसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है बोन में, ये 54 से 58% होता है। कितना होता है? 54 से 58% होता है। और बाकी जो होता है ना, बाकी इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से ये कठोर होता है। कल के क्लास में जो है कि हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में जो है कि डिटेल से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।